दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, आज से एक्स्ट्रा क्लासेस फिर शुरू है और इस वीक में चलाऊंगा मैं लेबर वाला चैप्टर। आसान ही है, लेबर का चैप्टर चलाऊंगा, लेबर कॉस्टिंग है। और वो इस वीक में होगी गुलबर्ग में, और अगले वीक फिर आपसे पूछूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फिर अगर आप आदी हो गए तो फिर अगले हफ्ते भी गुलबर्ग में, अगर आप इस बात पे बदिद हुए कि नहीं यहाँ, तो मैं यहाँ आ जाया करूंगा। टाइमिंग गुलबर्ग में 4 बजे। वो FAR1 खत्म करते करते फिर स्टूडेंट्स, चूंकि FAR1 की क्लास चूंकि FAR1 ही की एक्स्ट्रा होती थी, तो वो कहते थे 10 मिनट बाद आएंगे हम, लेकिन अब कॉस्ट वाले बच्चे हैं तो 4 बजे जिसने आना है वहाँ गुलबर्ग में तो 4 बजे। और ये चैप्टर आप लाजमी लेक्चर सुन चुके हों, हाँ मतलब मिड टर्म तक। इसका प्रोसेस कॉस्टिंग में काम नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है। जो जनरल एंट्रीज का एक चैप्टर पढ़ाना है मैंने, वो जो चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ आपको ना चैप्टर 5-6 भी कवर करा देना है, वहां पर थोड़ा सा काम जरूर है, बहुत ज्यादा रोल नहीं है। और अगले हफ्ते मार्जिन एब्जॉर्प्शन कराऊंगा इसका, हाँ थोड़ा सा प्रोसेस कॉस्टिंग में भी रोल है, और उसके बाद वेरिएंस कराना, उसमें तो बहुत ही रोल है। तो इस वीक वाले लेक्चर और अगले वीक वाले एक्स्ट्रा लेक्चर और प्रोसेस कॉस्टिंग ये मिड टर्म तक है जी। एक्स्ट्रा क्लास मंडे से फ्राइडे, 5 दिन है। 6 दिन करना है, 6 दिन कर ले मुझे तो। ठीक है। अच्छा, कल सवाल होमवर्क दिया था, और एक सवाल को करना था फाइफो से और एक को करना था एफको से। तो पहले वाले का फाइफो अगर किया है, पहले वाले का फाइफो कर रहा हूं। ओपनिंग में कितने थे? 2000। और कन्वर्जन पिछले महीने कितने हो चुके थे? तो अब होंगे 25। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड आउटपुट कितना? 17,200 में से 2000 माइनस तो 15,200। और क्लोजिंग और एबनॉर्मल लॉस वही होगा। क्लोजिंग 1600 960 और एबनॉर्मल लॉस 300 120 17 100 783। ये फाइफो वाला जो पहला सवाल था, ये उसके फाइफो का सलूशन है, ईपी। और कॉस्ट पर यूनिट ओपनिंग नहीं आएगा, सिर्फ करंट पीरियड आएगा। 400 900,000। नॉर्मल लॉस की रिकवरी 4500 395 500। और इसको इससे डिवाइड 23.13 और इसको इससे डिवाइड कितना? 0.64। ये फाइफो की कॉस्ट पर यूनिट आ गई।
और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, उनमें पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस BD 40 प्लस 55 95, फिर इस महीने इन पे कन्वर्जन पे काम हुआ 500 इंटू ये, ठीक है, और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 15200 इंटू ये दोनों 23.13 प्लस 53.64, ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में 1600 इंटू 23.13 और कन्वर्जन में 960 इंटू 53.64, और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस मटेरियल में 300 इंटू 23.13 और कन्वर्जन 120 इंटू 53.64। ये FIFO का सोल्यूशन। इसमें कोई इख्तलाफ, एतराज, तकलीफ, परेशानी? बोतल भर दें। पहले सवाल का FIFO, दूसरे का F को मैंने FIFO किया था ना, दूसरे वाले का F को EP मटेरियल कन्वर्जन कंप्लीटेड यूनिट्स 18,000। अच्छा, इसका क्वांटिटी स्केड्यूल बताइएगा। ओपनिंग 2500, इनपुट 20, क्लोजिंग नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन 18,000। अच्छा, इस सेक्शन में किसी ने पूछा था कि हम कंप्लीटेड यूनिट्स 18,000 क्यों ले रहे हैं, इसमें से 1800 माइनस क्यों नहीं कर रहे? इधर कोई बात हुई? अच्छा, ये तो नहीं किसी को लग रहा कि मैंने आपको ये कहा था 10% ऑफ आउटपुट, 10% ऑफ आउटपुट मैंने कहा था नॉर्मल लॉस है, तो इस 18,000 में से 1800 माइनस करूं कि इसमें से तो 1800 खराब हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं किसी को मसला होगा? नहीं है, किसी को नहीं है? चलो ठीक है, नहीं है तो ना सही। लेकिन रिकॉर्डिंग वालों में से हो सकता है कि मैंने कहा था नॉर्मल लॉस 10% ऑफ आउटपुट है, तो 18,000 पे 10% लगा के 1800 यहां लिख लिया। तो कंप्लीटेड यूनिट्स हम 18,000 क्यों कह रहे हैं? उनमें से तो 10% लॉस नहीं है, तो है तो लॉस ही। आउटपुट गिवन था, हाँ, तो हमने तो इसी का 10% लिया ना, वैसे बताया हुआ मतलब। हाँ, अच्छा, इसकी ना मैं आपको एक मिसाल, ये रिकॉर्डिंग में से किसी को हो सकता है मसला, ये इतना बुरा मसला नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है किसी को, यहां भी हो सकता है, शर्मा शर्मा पूछ कोई नहीं रहा होता। अगर किसी क्लास में 100 बच्चे थे और उन 100 बच्चों ने एग्जाम दिया और उन एग्जाम देने वालों में से 60 लोग पास हो गए, 60 पास हो गए, तो फेल हो गए 40 लोग। आप में से नहीं, आप तो सारी पास हैं, वैसे कह रहा हूं, कोई किसी क्लास की बात, वो मैट्रिक के बच्चे हैं,
इनमें से इतने फेल और इतने पास हो गए। अगर परसेंटेज कैलकुलेशन करनी हो, वैसे ही बस परसेंटेज बताना हो, और ये कहा जाए कि जो फेल हुए हैं वो टोटल का 40% है, ये जस्ट एक परसेंटेज बताने के लिए है कि टोटल में से 40% फेल हैं, और अगर सिर्फ वैसे ही बताने के लिए कहा जाए कि जो फेल हुए ना वो पास होने वालों का 67% है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इन 60 में से 67% फेल होने लगे? वो जो बेचारे भी पास होकर खुशियां मना रहे थे उनमें से 67 फेल होने लगे। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जो फेल हुए हैं वो पास होने वालों के इतने परसेंट है? बस वैसी एक चीज परसेंटेज रिलेट करने का तरीका है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 20% मार्कअप किसका परसेंट? कॉस्ट का। मार्जिन सेल्स का। तो सेल्स के अंदर प्रॉफिट शामिल होता है, कॉस्ट के अंदर भी प्रॉफिट शामिल होता है, तो फिर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट क्यों? वो सिर्फ रिलेशन बताने का एक तरीका है। तो आउटपुट 18,000 ही हैं, इनमें से मजीद नहीं खराब हुए, बस वैसे ही रिलेशन बताने का मतलब था कि जितने बनते हैं बस आप समझें कि उसके 10% के बराबर नंबर ऑफ यूनिट्स खराब हो जाते होंगे, उनमें से 10% नहीं, वो तो पास होके आए हैं, इनके 10% के बराबर खराब हो जाया करते हैं। तो नॉर्मल लॉस 10% ऑफ आउटपुट का यह मतलब नहीं है कि इन 18,000 में से 1800 और खराब हो गए, ये मतलब नहीं है इस बात का, है ना? तो एफको में कंप्लीटेड यूनिट्स हो गए और क्लोजिंग हो गया 3600 और इधर 27, और एबनॉर्मल गेन हो गया 540 20700 160। ये एफको वाला आंसर है। और कॉस्ट पर यूनिट के लिए न्यूमरेटर में ओपनिंग भी आएगा। मटेरियल 60, करंट पीरियड 5 लाख 780, नॉर्मल लॉस की भी रिकवरी है कितनी? 10,800। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लासेस बेटे देखो करनी है, मजबूरी है, करना है, कोर्स खत्म करना है और टरखाना भी नहीं है तो करनी तो है। अब या तो वो आखिरी महीने में करनी है या शुरू में साथ साथ करनी है। मैं अगर ऐसे करूं कि जो रनिंग टॉपिक है उसी की ही डबल डबल क्लास देना शुरू कर दूं तो वो फिर बच्चे उल्टियां करने लग जाएंगे, वो ज्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं पैरेलल टॉपिक साथ चला रहा होता हूं। अब आप ना पहली प्रायोरिटी एग्जिस्टिंग टॉपिक को रखना, यानी रोज का रोज आप इसको पहले पढ़ें। अगर आप मैनेज कर सकें तो एक्स्ट्रा वाला कोशिश करें कि आज ही कर लें, क्योंकि आप जब उसको पेंडिंग करेंगे ना तो फिर वो पेंडिंग होता जाता है। इसलिए पहली तो कोशिश यही करें कि एक्स्ट्रा वाला भी रोज का रोज करें, बिला वजह पेंडिंग ना करें, बिला वजह। लेकिन अगर नहीं कर सके तो पहले ये रेगुलर वाला करना, और वो जो एक्स्ट्रा वाला है उसको वीक से आगे ना जाए, वीक के अंदर अंदर हो जाए। लेकिन आप अगर अभी वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे ना तो फिर बेटे आप सेशन एंड तक नहीं ले सकेंगे। करना तो यार है ना, करना तो हमने है, तो इसलिए कोशिश करें कि एक्स्ट्रा वाली भी ना रोजाना कवर हो जाए, लेकिन पहली प्रेफरेंस रेगुलर क्लास को देना, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा करना तो बेटे पड़ेगा। इसीलिए मैं ना वो FAR 1 में भी ऐसा ही कर रहा था कि एक्स्ट्रा जो पढ़ा रहा था उसका होमवर्क नहीं दे रहा था, वो मैं क्लास में ही कर रहा था जो कर रहा था। तो इसीलिए कॉर्स में भी यही कोशिश करूंगा कि जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूंगा उसका होमवर्क ना दूं, वो क्लास में ही हो जो हो। ये क्या बना? 549200 और ये 870, और इसको इससे डिवाइड 26.53 और इसको इससे डिवाइड 43.15। ये हो गई कॉस्ट पर यूनिट। और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 18,000 इनटू ये दोनों, और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3600 इनटू ये 2700 इनटू ये, और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन 900 इनटू ये और 540 इनटू ये है जो होमवर्क था उसके आंसर। उसके अलावा कॉम को एक बात सोचने को कही थी कि एबनॉर्मल गेन यहां परसेंटेज लगा के क्यों आ रहा है। मैं सवाल दोबारा बताता हूं। ये एबनॉर्मल गेन यूनिट्स कौन से हैं? जो बन गए या खराब हो गए हैं? बन गए।
है ना, बन गए। तो ये तो पूरे बन गए। तो जब ये पूरे बन ही गए हैं, अच्छा जब एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस, तो मटेरियल तो इनमें पूरा ही डला हुआ था, मटेरियल तो पूरा मशीन के अंदर गया था, तो मटेरियल का तो खर्चा इन पे पूरा ही आया था। लेकिन 40% काम हुआ था कि ये जाया हो गए, तो इनकी लाशें तैरने दे अंदर या इनको निकालने बाहर। जब इनको बाहर निकाल लें, तो जब इनको बाहर निकाल लिया तब तक प्रोसेस कितना हुआ था, 40%। तो इन पे काम भी बस उतना ही हुआ था, इसलिए इन खराब हुए की कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 40% थी, इसलिए ये 40 लगाया। लेकिन ये 900 कौन से हैं जो खराब हो गए? नहीं, ये तो बन गए। तो जब ये पूरे बन गए तो इन पे कन्वर्जन पूरी लगी कि नहीं लगी? लगी। तो फिर मैंने यहां पर 50% क्यों लिया? ये सवाल था, ये सवाल था। जिनको ये सवाल ना समझ आ रहा है ना इसका जवाब समझ आ रहा है, वो कोई टेंशन नहीं ले, करना तो ऐसे ही। एबनॉर्मल गेन पे परसेंटेज लगनी है, ठीक है, लगनी है। क्यों लगनी है? ये सवाल था कि जब ये पूरे बन ही गए हैं तो फिर इन पे परसेंटेज क्यों लग रही है। उस दिन को 2-4 बच्चों ने जवाब दिए थे, ठीक है, उनके जवाब सुन लिए मैंने। और अगर कोई बताना चाहे इसके बारे में है? अच्छा, तो आपकी बात सुन ली थी उस दिन। और नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो सही है, चलें ठीक है, जिन्होंने भी कहा सब सही कहा। सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको वजह ना भी समझ आए लेकिन आप वजह जानने चाह रहे हैं तो सिर्फ एक बात बता देता हूं, उतने पे ही सबर शुक्र कर लेना जिनको वजह ना समझ आए लेकिन जानना चाह रहे हैं। आप अगर एबनॉर्मल गेन को ये समझेंगे ना कि ये वो हैं जो बन गए हैं, तो फिर आपको ये हजम करना मुश्किल लगेगा। ये वो नहीं है जो बन गए हैं, आप लोग जिंदा नहीं हैं, आप वो हैं जो मरे नहीं हैं। तो आप अगर इन 900 यूनिट्स को ये सोचेंगे ना कि ये बन गए हैं, तो फिर आपको ये हजम करना मुश्किल है। ये वो हैं जो जाया नहीं हुए, वरना इनका बन जाना वो इसके अंदर शामिल है। ये जो 18,000 यूनिट्स हैं, ये 900 उनके अलावा है। तो ये बन गए हैं, वो इनके अंदर हैं, इनके अलावा नहीं है। 900 इनके अंदर शामिल हैं। हम एबनॉर्मल गेन जस्ट एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट उस हिसाब से रखना चाहते हैं कि उतने ही जाया हुए जितने हमने सोचे थे। अगर ज्यादा जाया हो गए तो हम डिनोमिनेटर में मजीद बढ़ा देते हैं ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम होने की बजाय पूरी वापस आ जाए। और अगर एबनॉर्मल गेन हो जाए तो भी हम एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम डिनोमिनेटर में कम ही कर रहे हैं ताकि पर यूनिट कॉस्ट जो कम होने लगी थी वो वापस होकर नॉर्मल जगह पर वापस आ जाए। कम होने लगी थी, ज्यादा होने लगी थी, बहुत गहरी बात हो गई। आप ये समझ लें कि एबनॉर्मल गेन को यहां लिखना जस्ट एक एडजस्टमेंट है। और ये एडजस्टमेंट सही कह रहे हैं जो 2-4 लोग कह रहे हैं कि हमने इनका 60% तक खर्च होके जाया होना अज्यूम कर लिया हुआ था, इसलिए हम उतने को माइनस कर रहे हैं। हम इसका 60% तक पहुंच के जाया होना मान चुके थे नॉर्मल लॉस, इस 60 नहीं, हाँ 60, इसलिए ये एडजस्टमेंट 60% के हिसाब से। लेकिन ये ज्यादा गहरी बात है, सब इसको नहीं पहुंच पा रहे, तो सबके लिए मैं बस इतना बता देता हूं तसल्ली के लिए कि आप इनके बारे में ये ना समझें कि ये वो हैं जो बन गए, आप ये समझें कि ये वो हैं जो जाया नहीं हुए, इसलिए डिनोमिनेटर में एक एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। तो जब आप इसको देखेंगे एडजस्टमेंट की नजर से तो 60% फिर बुरा नहीं लगेगा। और इस सवाल की कैलकुलेशन में बताएं कोई परेशानी एतराज है तो। अच्छा, अब हम पास्ट पेपर का सवाल करने के काबिल हुए हैं, तो आप एक काम ये करिए, लेकिन टाइम जाया नहीं करना यार, जल्दी जल्दी करना। एक आसान सा पास्ट पेपर का सवाल कह रहा हूं करने को, क्योंकि फिर मैंने आपको एक इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए टाइम जाया नहीं करना। आप लोग एक सवाल कर दें अभी लिख के, सुस्ती के मारे ना करना, सारे लोग लिखें। 2-4 दोस्त मिलके एक ही सवाल कर दें, नहीं, सबने अपना अपना करना है। बता रहा हूं सवाल, बता रहा हूं।
एक सवाल होगा के एस लिमिटेड, के एस लिमिटेड, के एस लिमिटेड, स्प्रिंग 2015, स्प्रिंग 2015 अटेम्प्ट का सवाल है, के एस लिमिटेड। बुक में क्वेश्चन 14 जी पहुंचे। अच्छा, इस सवाल का पार्ट ए और पार्ट बी आप कर दें, अभी 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। इसमें एक बात मैं खुद बता देता हूं, वो भी आपको चूंकि समझाई नहीं है। आपने नॉर्मल लॉस निकालना है, ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग करके जो यूनिट्स आए। क्यों करना है, क्यों का जवाब देता हूं, बस 10 मिनट में सवाल करते हैं, फिर क्यों का जवाब मिलेगा। आपने इस सवाल में ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग करके जो आंसर आएगा, उस पे आपने लगाना है ये 5%। इसकी वजह मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन इस सवाल के बाद। इस सवाल में नॉर्मल लॉस आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और उसके ऊपर 5% लगाएंगे। एक बात। और दूसरी बात, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स होंगे इसमें, उनकी आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% लेंगे, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% लेंगे। इसकी वजह मैं आपको इस सवाल के बाद बताता हूं। आपने नॉर्मल लॉस ऐसे कैलकुलेट करना है, वजह है लेकिन सवाल के बाद। और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपने 100% लेनी। चलें करें सवाल। पार्ट ए और पार्ट बी करना है, पार्ट सी अभी नहीं पढ़ाया।
हाँ जी, इतने में हो जाना चाहिए था। इतने में हो जाना चाहिए था भाई। जो जहां तक पहुंचा वहां तक का सोल्यूशन देख ले, और किसी को तो पूरा कर लेना चाहिए था अब तक। चलो बताएं बेटे, कोई सवाल पूछना है तो। कोई मुश्किल परेशानी? क्या नॉर्मल लॉस का क्या बता दूं? हाँ, ये समझ नहीं आया? नॉर्मल लॉस नहीं समझ आया? समझ आ गया? मैंने तो समझाया ही नहीं अभी। क्या बताया? तो क्यों किया हुआ ऐसे? तो बताने लगा हूं ना, ये उसी के लिए मैदान साफ किया, वही बताने लगा हूं। मैंने यही कहा था कि सवाल पूरा कर लें फिर बताता हूं। जो लोग कर रहे थे कैलकुलेशंस डन, और कोई सवाल नन। अच्छा, एक वैसे तो आपको नसीहतें लिखवा रहा हूं, लेकिन चूंकि इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड बातें बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको इसकी हेडिंग ही बना देता हूं। कैलकुलेशन को बड़ी हेडिंग नहीं, बस छोटी सी एक हेडिंग बना रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस। आपको चीजें मैं नॉर्मल लॉस से ही रिलेटेड डिस्कस करने लगा हूं ना, इसलिए इसको एक छोटी सी हेडिंग बना लेते हैं। नॉर्मल लॉस कैलकुलेशन के मसाइल सीखते हैं। पहला पॉइंट इसमें ये लिख लें, उर्दू में बताऊंगा। नॉर्मल लॉस आपको एक परसेंटेज की शक्ल में दिया होगा। वो परसेंटेज ऑफ इनपुट भी कह सकता है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट भी कह सकता है। नॉर्मल लॉस एक परसेंटेज की शक्ल में दिया होगा, जो कि परसेंटेज ऑफ इनपुट भी हो सकती है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट भी हो सकती है। पहली बात बता रहा हूं कि नॉर्मल लॉस परसेंटेज की शक्ल में गिवन होता है, और वो परसेंटेज ऑफ इनपुट भी कह के दी हो सकती है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट भी कह के दी हो सकती है। और अगर खामोशी है कि किसकी परसेंटेज, तो बाय डिफॉल्ट वो परसेंटेज ऑफ इनपुट है। दोबारा बता रहा हूं, नॉर्मल लॉस एक परसेंटेज की शक्ल में गिवन होता है। वो परसेंटेज ऑफ इनपुट भी कहीं हो सकती है, परसेंटेज ऑफ ही हो सकती है। लेकिन अगर खामोशी का मतलब है लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस 5%, बस फुल स्टॉप। किसका 5%? तो फिर खामोशी का मतलब है बाय डिफॉल्ट ये इनपुट का परसेंट। जिनको अभी भी अल्फाज नहीं मिल रहे, नॉर्मल लॉस एक परसेंटेज की शक्ल होगी। वो परसेंटेज ऑफ इनपुट भी बताई हो सकती है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट भी कही हो सकती है। और अगर नहीं बताया किसकी परसेंटेज है, तो फिर इनपुट की परसेंटेज है। अगला पॉइंट लिखें, अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है, अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है एंड इंस्पेक्शन स्टेज भी है सवाल में, अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है एंड इंस्पेक्शन स्टेज भी है सवाल में गिवन। इंस्पेक्शन स्टेज क्या होती है बताता हूं। अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है एंड इंस्पेक्शन स्टेज भी क्वेश्चन में है, तो फिर नॉर्मल लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई होगी इंस्पेक्टेड यूनिट से।
तो फिर नॉर्मल परसेंटेज किस पे लगेगी? इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगेगी। दोबारा बता रहा हूं, अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है एंड क्वेश्चन में इंस्पेक्शन स्टेज भी है, क्या होती है बतानी है मैंने भी, तो फिर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज किस पे लगाएंगे? इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे। जैसे ये जो सवाल अभी सामने सॉल्व है, इस पे ये 1800 कैसे निकाला था? सवाल में कहा हुआ था 10% ऑफ आउटपुट। अब ऐसे सवाल में इंस्पेक्शन स्टेज बेशक दी होती तो फिर भी चूंकि परसेंटेज ऑफ आउटपुट है तो आउटपुट पे ही लगाना था। मैंने कहा है अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट है एंड इंस्पेक्शन स्टेज है तो फिर परसेंटेज किस पे लगेगी? इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे। बताता हूं इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्या है। चलें इंस्पेक्शन समझाता हूं। इंस्पेक्शन स्टेज समझाने लगा हूं आपको, इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर आप उस कॉन्सेप्ट को ना, ये यही हेडिंग है, ये नॉर्मल लॉस ही पढ़ा रहा हूं और इंस्पेक्टेड यूनिट समझाने लगा हूं। अगर कभी हॉस्टल वाले बच्चे खुद कुछ पकाया हो, बनाया हो, तो आपको आइडिया होगा, और अगर घर में कभी देखा हो या बनाया हो या घर में पकाने वाले की तरफ से ये आवाजें और शिकायतें सुनने को मिली हों, तो दूध उबलने में कितना टाइम लगता है? नहीं, उबल के गिरने में नहीं, वैसे टोटल चलो 10 मिनट। अगर तो कितनी देर में पता चल जाएगा? 10 मिनट बाद पता चलेगा है? किसी को टेक्निकली पता हो तो लेट से 2 मिनट में पता चल जाएगा। अगर खराब होगा तो है, कैसे पूछना घर जाके, तो अगर खराब हुआ तो 2 मिनट में ही पता चल जाएगा, और अगर वो 2 मिनट सरवाइव कर गया तो ठीक है। इसी तरह से अगर कभी अंडे उबाले हों तो अगर अंडा क्रैक है तो थोड़ी देर में उससे वो लीरें शीरें निकल के ना इधर उधर पानी में फैल जाएंगी। तो अगर अंडा क्रैक है तो कुछ देर में ही पता चल जाएगा। वैसे उसको उबलने में लेट से अगर 15 मिनट लगने हैं, लेकिन अगर क्रैक हुआ तो शायद 4 मिनट में पता चल जाएगा। अब अगर चलें वापस दूध वाली दाल पे आते हैं। अब दूध पत्ती बना रहे हैं, तो अब चूंकि उसमें पत्ती भी डालनी है, चीनी भी डालनी है, तो शुरू में ही वो पत्ती और चीनी डाल दें या दूध को कुछ 2 मिनट उबाल के पहले चेक कर लें, है ना? क्यों कर लें चेक? ताकि खराब हो तो पहले पता चल जाए। तो उस पूरे प्रोसेस की ड्यूरेशन से कुछ देर पहले मैनेजमेंट ढक्कन खोल के चेक कर सकती है कि जो मटेरियल इन हुआ था वो खराब तो नहीं हुआ। कितनी देर पहले उस चीज की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा अगर दूध उबलने में 10 मिनट लग रहे हैं और अगर फटना होगा तो 2 मिनट में ही पता चल जाएगा। तो अगर ये चेक करना है कि दूध खराब है कि नहीं, तो 10 मिनट में से 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे। तो इसको कहा जाएगा कि इंस्पेक्शन स्टेज इज 20%। ये 20 कहां से आ गया? 10 में से 2 मिनट, ये होती है इंस्पेक्शन स्टेज। इंस्पेक्शन स्टेज वो परसेंटेज ऑफ टाइम गुजरने को रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे अगर पूरा प्रोसेस का ड्यूरेशन 10 घंटे है, पूरा ड्यूरेशन 10 घंटे है, और मैनेजमेंट ने इसकी नेचर के हिसाब से यह पॉलिसी बनाई हुई है कि 6 घंटे के बाद चेक करना है कि मटेरियल सही है या नहीं। और अगर इसी दौरान 200 यूनिट्स डाले थे, अगर खराब होने हुए तो उसी में ही खराब होंगे, उसके बाद और खराब नहीं होंगे। तो 6 घंटे गुजरने के बाद प्रोसेस के अंदर चेक करना कि जो मटेरियल डले थे वो सही है या खराब हो गए, इस काम को कहेंगे इंस्पेक्शन। और इस टोटल ड्यूरेशन में से कितनी देर काम हो चुका था तो ये चेक कर रहे हैं, वो इंस्पेक्शन स्टेज है। मेरी इस मिसाल में इंस्पेक्शन स्टेज कितनी हुई? 60%। ये होती है इंस्पेक्शन स्टेज। इतनी बात समझ आई कि नहीं? इंस्पेक्शन स्टेज किसी भी प्रोसेस में कितनी देर गुजरने के बाद चेक करना है ताकि पता चल जाए जो खराब है उनको निकाल ले। तो उस परसेंटेज टाइम गुजरने को, यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम को कहा जाएगा इंस्पेक्शन स्टेज। ये महीने में एक दफा हुआ करेगा। जब भी प्रोसेस चलेगा तब हर 60% टाइम गुजरने के बाद ये हुआ करेगा। ये इंस्पेक्शन स्टेज से मुराद है। और जरूरी नहीं कि आपको ये इंस्पेक्शन स्टेज के नाम से मिले, आपको ना ये वर्ड भी मिल सकता है, लॉसेज आर असेस्ड व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट। ये भी इंस्पेक्शन स्टेज बताने ही का एक जरिया है।
असेस्ड का वर्ड हो सकता है, इंस्पेक्टेड का वर्ड हो सकता है, डिटरमिन्ड का वर्ड हो सकता है। यानी जब प्रोसेस इतने % कंप्लीट होता है तब लॉसेस डिटरमिन किए जाते हैं। यानी इस शेर में शायर आपको क्या कहना चाह रहा है? इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है कि इंस्पेक्शन स्टेज 60%। तो आपको इंस्पेक्शन स्टेज के नाम से भी बताई जा सकती है, और इस तरह भी कहा जा सकता है कि लॉसेस कब डिटरमिन होते हैं। तो जितने % पे वो कह रहे हैं इसका मतलब वो इंस्पेक्शन स्टेज। अगर कहा जा रहा है लॉसेस आर डिटरमिन्ड एट एंड ऑफ प्रोसेस, तो इसका मतलब है इंस्पेक्शन स्टेज 100% है। अगर कहा जाए लॉसेस आर डिटरमिन्ड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, तो 0%। हाँ जी, हाँ जी, ये इसीलिए है कि जो खराब है उनको निकाल लें ताकि वो बाकियों को और खराब ना करें। देखो असल में तो 4 दफा भी खराब हो सकता है। असल में तो प्रोसेस में हो सकता है 4 इंस्पेक्शन स्टेजेस हो, सवालों में एक ही होती है जी। तो फिर उस सवालों में इंस्पेक्शन स्टेज नहीं होती है फिर। यानी जरूरी नहीं कि हर इंस्पेक्शन के अंदर इंस्पेक्शन, हर प्रोसेस में इंस्पेक्शन स्टेज हो, जरूरी नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं अगर सवाल में इंस्पेक्शन स्टेज हो तो ये सारी कहानी है। इंस्पेक्शन स्टेज के बारे में कुछ लिखना चाहे तो लिखें, फिर मैं अगली बात करूं। सिर्फ ये आड़ी तिरछी लाइनें लगाना काफी नहीं है, जो समझाया है वो भी लिखना। किस चीज को देख के? नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने दूध की मिसाल ली है, तो अगर खराब होना होगा तो 2 मिनट में पता लग जाएगा, उस हिसाब से तय करते हैं। यानी मैनेजमेंट उस प्रोसेस की नेचर के हिसाब से तय करती है कि जिन्होंने खराब होना होगा वो कब तक हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर कॉलेज वालों ने ये रूल बनाना है कि आपने अगर पेपर ड्रॉप करना है या फ्रीज कराना है तो इतने दिन तक करा लें, वो दिन कैसे सोचे होंगे कि जिन्होंने ड्रॉप करना होता है वो इतने दिन में पता लग जाते होते हैं। तो ये सोच के इन्होंने बनाया होता है। तो इसलिए प्रोसेस की नेचर से पता चलेगा। ये मैंने हेडिंग दी है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस, उसके लिए सारी कहानी चल रही है। पहला पॉइंट बताया था कि नॉर्मल लॉस परसेंटेज में होती है। वो परसेंटेज इनपुट आउटपुट दोनों की हो सकती है, नहीं दोनों में से किसी की भी हो सकती है। और अगर किसकी परसेंटेज है नहीं बताया तो इनपुट की है। दूसरा पॉइंट ये बताया कि अगर इनपुट की परसेंटेज है एंड इंस्पेक्शन स्टेज भी है सवाल में, तो नॉर्मल लॉस परसेंटेज इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगेगा। इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्या होते हैं उससे पहले मैंने ये बताया कि इंस्पेक्शन स्टेज क्या होती। तो इंस्पेक्शन स्टेज की शान में भी आप लिख रहे हैं कुछ जो लिख रहे हैं। अच्छा, इंस्पेक्टेड यूनिट्स बताता हूं, उससे पहले एक आसान बात सुन लें। इंस्पेक्शन स्टेज रखी हुई थी 60%। 60% टाइम गुजरा, ढक्कन उठा के देखा, जो लाशें तैर रही थी उनको निकाल लिया। तो वो जो लाशें तैर रही थी उन पे कन्वर्जन कितनी हुई थी? 60%। क्या कंक्लूड करें इससे कि अगर क्वेश्चन में इंस्पेक्शन स्टेज है तो उतनी ही ALAG की कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। क्वेश्चन में इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है तो जितने % वो है उतने ही % स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ALAG के कन्वर्जन की। क्वेश्चन में अगर इंस्पेक्शन स्टेज दी है तो जितने % वो है ALAG की कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी वही है। तो हम कहीं कैलकुलेशन में नहीं ला रहे होते ना। हम लोग ईपी के अंदर नॉर्मल लॉस लिखते हैं, हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन सिर्फ ALAG की लिखते हैं ना, तो इसलिए उनकी बात कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है तो ALAG यूनिट्स की कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी उतने % ही है। अच्छा, इंस्पेक्शन यूनिट्स जो है ना थोड़ी सी गहरी बात है, वो मैं करता हूं कल। आप लोग ना एक आसान सा सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल होमवर्क दे रहा हूं, और जो कर दे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। एक सवाल है जी,
स्प्रिंग 2008, स्प्रिंग 2008 याहया लिमिटेड के नाम से। इस चैप्टर में आखिरी सवाल रखा हुआ है मैंने, इस चैप्टर में मैंने आखिरी सवाल रखा हुआ है, याहया लिमिटेड के नाम से है, स्प्रिंग 2008। ऐसी एक पुराना सा सवाल है, आसान सा, तो चलो गिनती पूरी हो जाएगी। याहया लिमिटेड के नाम से एक सवाल है, स्प्रिंग 2008, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं इनमें से जो FAR 1 में थे, चलो तो उन्होंने बात सुन ली। ये जो बेटे यहां मैं अपना बयान रखना या किसी और, जैसे उस दिन राजा ज़ैउल हक साहब को बुलाया था, या इस वीक से जो मैंने एक सीरीज शुरू करनी थी, ये सारा सबसे बात कर रहा हूं, सबसे, सारे एनक वाले भी बगैर एनक वाले, सबसे बात हो रही है, सबसे बात हो रही है। ये सारी एक्टिविटीज रखने का ना मकसद ये होता है कि आप की जो भी लाइफ गुजर रही है उसमें कहां किसको कैसे कौन सी बात से झंझोड़ के किसी को ख्याल आ जाए, तो इस वजह से ना सिर्फ ये एक्टिविटीज होती हैं। तो ये जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था 2 हफ्ते, वो जो कोर्स का कहा था, तो वो कोर्स एज सच कोई कोर्स नहीं है, बस एक सीरीज ऑफ टॉक्स है, जिसमें से कोई 8-10 पॉइंट्स ऐसे ढूंढे थे जिसमें बच्चों को झंझोड़ने की जरूरत होती है। बस वो सीरीज है, जिनमें से कोई 2 क्लासेस शायद मैं कर रहा हूँ, बाकी और स्पीकर्स होंगे। तो उसके लिए बस एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव देखना था कि कितने को बच्चे होंगे, तो वो फॉर्म रजिस्टर करवाना था। अब उनमें तो 200 बच्चों ने करा ली रजिस्ट्रेशन, लेकिन मुझे पता है उतने नहीं होने हैं। तो इसलिए आप में से जो भी होना चाहे उसका हिस्सा, आज चूंकि मैंने क्लास करनी थी तो मैंने तो जाना होता है गुलबर्ग, तो इसलिए मैंने उसको 12:15 बजे रखा है। तो जिनका कोई इरादा है आने का और वो टाइम का क्लैश है, तो चलो आज ना सही, कल से जो रेगुलर टाइम होगा उसमें बैठ जाना। फिर अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक हो और वो चल फिर भी लेता हो, तो यही वाला काम मैं आज शाम को गुलबर्ग में भी 5:30 कर रहा हूँ, वो बेशक वहां आ जाए। और यूट्यूब पे फिलहाल नहीं डाल रहा। और ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे सुन रहे हैं, हाँ, इनके एक्सवास्ट में मैं सेक्शन बना के रख दूंगा ये वाले कोर्स। यूट्यूब पे फिलहाल नहीं डाल रहा, हो सकता है अगले महीने सोचूं तो डाल दूं, फिलहाल नहीं। तो जिन्होंने नहीं भी रजिस्टर किया था, और वो मैं बता रहा हूँ सीरीज ऑफ टॉक्स हैं, तो अगर वो इसका हिस्सा बनना चाहें तो आ जाए, वेलकम। किसी दोस्त ने आना बेशक आ जाए। आज जो है वो जो साथ वाली बिल्डिंग में रूम 24 है, वहां कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और 12:15 टाइम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।